In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, we are going to discuss the second division of Unit 8. In this division, the topics that we will cover, first of all, we will cover half and full wave rectification. Then we will discuss operational amplifier and its characteristics. And finally, we will discuss operational amplifier as inverting and non-inverting amplifier. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज़ भी डिस्कस करेंगे. हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड जो है उससे रिलेटेड सिंपल चीज़ें. लाइक पीएन जंक्शन जो है उसकी फॉर्मेशन ब्रीफली डिस्कस करेंगे. हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस पीएन जंक्शंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस पीएन जंक्शंस हम इनके ये वाले मॉड्स जो हैं वो यूज़ करेंगे हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर. Let's start with the definition of electronics. Electronics is the branch of physics which deals with the study of flow of electrons and the control of the motion of electrons by using semiconductor devices. So mainly इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल और उनका फ्लो जो है वो सीखते हैं इस ब्रांच के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट with the first topic, that is brief review of PN junction. स्टूडेंट्स PN जंक्शन हमें पता है कि PN जंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को इस तरह से ग्रो करते हैं कि एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर P रीजन भी आ जाए और N रीजन भी आ जाए. जब वो दोनों रीजन्स जो हैं एक ही क्रिस्टल के अंदर ग्रो किए जाते हैं तो हमारे पास N टाइप रीजन के अंदर चूंकि मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी हमारे पास होती है होल्स की, और होल्स को हम ट्रीट करते हैं इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज के. तो जब पी और एन टाइप जो है वो सेम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर ग्रो किए जाते हैं दोनों रीजन्स, तो हमारे पास एन टाइप रीजन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी रैंडम मोशन की वजह से मूव करते करते पी रीजन में आ जाते हैं, और पी रीजन में होल्स की जो डेफिशिएंसी है वो होल्स वाली जगह को फिल करके वहां पे क्या है नेगेटिव आइंस बनाना शुरू कर देते हैं. और उसके अपोजिट अगर एन रीजन में हम देखें, चूंकि एन रीजन से इलेक्ट्रॉन मूव करके पी में चला गया, तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, एन रीजन के अंदर जो है वो पॉजिटिव आइंस बनना शुरू हो जाते हैं और पी रीजन के अंदर जो है नेगेटिव आइंस की लेयर बनना शुरू हो जाती है. ये जो आइंस की लेयर दोनों साइड्स पे बनती है, इन आइंस की लेयर्स को नाम दिया जाता है डिप्लीशन रीजन, और इस डिप्लीशन रीजन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर. अब अगर हम पीएन जंक्शन को एज अ होल डिस्कस करें तो याद रखिएगा पीएन जंक्शन एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होती है, और अगर पोटेंशियल बैरियर की बात की जाए तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट और जर्मीनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है. दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट अगर हम बात करें पी रीजन की, तो जब पीएन जंक्शन को हम एज अ डायोड डिस्कस करेंगे तो याद रखिएगा पी रीजन को एनोड का नाम दिया जाएगा और एन रीजन को हम कैथोड बोलते हैं. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज डिप्लीशन रीजन कंटेन इमोबाइल आइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव आइंस की लेयर होती है, नेगेटिव आइंस की लेयर होती है, और ये आइंस मूव नहीं करते. लेकिन याद रखिएगा बट नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन. ये भी याद रखिएगा डिप्लीशन रीजन में सिर्फ आइंस मौजूद होते हैं जो मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. सो एमसीक्यू में अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन, तो आंसर विल बी इमोबाइल आइंस, और अगर कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन तो हमारा आंसर होगा चार्ज कैरियर. अब स्टूडेंट्स चार्ज कैरियर और आइन में हमारे पास फर्क बेसिक यही होता है कि चार्ज कैरियर जो है वो पूरी क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो चार्ज कैरियर्स जो हैं वो करंट को भी कंडक्ट कर सकते हैं. लेकिन आइंस की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो आइंस प्रेजेंट होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो आइंस मूव नहीं कर सकते और ना ही वो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट अगर पीएन जंक्शन को हम एज अ डिवाइस डिस्कस करें तो पीएन जंक्शन को हम एज अ डिवाइस जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं पीएन जंक्शन इज बेसिकली व्हाट इट इज अ डायोड। पीएन जंक्शन या डायोड इसको यूज करने के मॉड्स होते हैं, उनमें हमारे पास दो मॉड्स हैं हमारी जो है वो टेक्स्ट में जो डिस्कस्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन जंक्शन का जो मॉड है दैट इज फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, एंड सेकेंडली हमारे पास जो मॉड है दैट इज रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। अब क्विकली देख लेते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में क्या होता है और रिवर्स बाइस्ड में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में हमारे पास जो पी साइड होती है, दिस इज सिंपली पी साइड, पी साइड जो होती है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल और एन साइड जो होती है दैट इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम में मैं देखूं तो मेरे पास जो पी साइड है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ बैटरी, एन साइड जो है वो क्या हुई, एन साइड इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अगर पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ या सर्किट में इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि एन टाइप जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, पी टाइप हमारे पास जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, तो मॉड जो होगा पीएन जंक्शन का उसको हम नाम देंगे फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। अब इसको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस वाले डायोड को देखा जाए, इस वाली पीएन जंक्शन को देखा जाए तो हमारे पास इस पीएन जंक्शन का चूंकि ये ट्राइंगल वाली साइड पी रीजन होता है और ये बार वाली साइड एन रीजन होता है, तो अगर हम एनालाइज करें इस वाले पहले वाली डायग्राम को तो इसमें हमारे पास क्या है, P इज कनेक्टेड विद +4 वोल्ट एंड N इज कनेक्टेड विद +3 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि N और P दोनों का पोटेंशियल वैल्यू में तो पॉजिटिव हो लेकिन P वाली साइड का पोटेंशियल हायर हो एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ N साइड, तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास पीएन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस ही होगी। फॉरवर्ड बाइस होने के लिए जरूरी नहीं होता कि एन साइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल से ही कनेक्टेड हो। अगर दोनों पी और एन साइड्स पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड हों, इस तरह से कनेक्टेड हों कि पी वाली साइड का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो एन से ज्यादा हो, तो तब भी क्या होगा, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगी। और सेकंड वाली डायग्राम में तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है, P इज कनेक्टेड विद +5 एंड N इज कनेक्टेड विद -3, ऑटोमेटिकली हाई लो वाली कंडीशन यहाँ पे भी पूरी हो रही है। तो ये भी पीएन जंक्शन हमारे पास, ये वाला डायोड भी हमारे पास किस मोड में है, इट इज इन फॉरवर्ड बाइस मोड। अब फॉरवर्ड बाइस के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन टाइप चीजें हमारे पास, लाइक अगर मैं फॉरवर्ड बाइस मोड में बात करूं डिप्लीशन रीजन की विड्थ की, तो एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइस मोड में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो हमारे पास डिक्रीज करती है। और अगर हम बात करें फॉरवर्ड बाइस में करंट, तो करंट हमारे पास फ्लो करता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, और ये करंट फ्लो करता है तब फ्लो करता है एप्रीशिएबल करंट जब अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर हो। मिसाल के तौर पे अगर सिलिकॉन का डायोड है तो उसका पोटेंशियल बैरियर हमने पढ़ा है जी 0.7 वोल्ट, तो अगर अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट से ग्रेटर होगा तो तब एप्रीशिएबल करंट जो है फ्लो करना शुरू होता है और उसकी वैल्यू जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स होती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या है, पी साइड पे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और एन साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पीएन जंक्शन में जब भी हम करंट की बात करेंगे हम बोलेंगे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एन साइड वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, आई मीन टू से एन साइड वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और अगर होल्स की बात की जाए तो होल्स मूव करते हैं इनसे अपोजिट डायरेक्शन में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ और होल्स मूव करेंगे लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ। तो यूं हमारे पास करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ इस तरह का आता है। इनिशियली जब तक तो पोटेंशियल की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से कम है तो वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट का करंट,
या कह लें ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज, आफ्टर दैट हमारे पास करंट जो है वो राइज कर रहा होता है और करंट का जो ऑर्डर है दैट इज मिली एम्प्स। और अगर हम इस वाले ग्राफ की स्लोप की बात करें तो आईवी ग्राफ की स्लोप जैसे हमारे पास ओहम्स लॉ में था कि स्लोप जो है करंट वोल्टेज ग्राफ की वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती थी। या अगर रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ स्लोप बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। और याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइस के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओहम्स होती है। अब स्टूडेंट्स सेकंड मॉड जो है डायोड का या पीएन जंक्शन का दैट इज कॉल्ड रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। इसके अंदर जो है वो कनेक्शन कैसे होते हैं, पी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड, ये एन यहाँ पे मौजूद नहीं है, पी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल और एन साइड जो है हाई पोटेंशियल से अगर कनेक्टेड है तो मॉड ऑफ ऑपरेशन जो होगा दैट विल बी रिवर्स बाइस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डायोड गिवन है, इसके अंदर जो है P इज कनेक्टेड विद +4 एंड N इज कनेक्टेड विद +8, P is connected with low potential and N is connected with high potential. This will be in reverse bias mode. Similarly, second वाली diagram के अंदर P is connected with +2 volt and N is connected with +3 volt. अगेन जो है हमारे पास सिचुएशन वही वाली मीट हो रही है, सो ये हमारे पास डायोड का जो मॉड होगा दैट विल बी रिवर्स बाइस। अब रिवर्स बाइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब डायोड रिवर्स बाइस में कनेक्ट होता है तो उसमें डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो वाइड होती है या इंक्रीज होती है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो रिवर्स बाइस के अंदर हमारे पास करंट जो है वो जो फ्लो करता है उसको नाम दिया जाता है लीकेज करंट का, और वो लीकेज करंट जो है वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो कर रहा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो याद रखिएगा एमसीक्यू वाइज अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेजोरिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। और अगर माइनॉरिटी की बात की जाए एन साइड पे तो एन साइड पे माइनॉरिटी होती है होल्स की, और पी साइड पे माइनॉरिटी किसकी मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मौजूद होती है। प्रीवियसली हमारे पास जो करंट था फॉरवर्ड बाइस में वो करंट था मिली एम्प्स की रेंज में, मिली एम्पेयर्स में फ्लो करता था, और यहाँ पे जो हमारे पास रिवर्स बाइस में लीकेज करंट फ्लो करता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स, मतलब मिली एम्पेयर से 1000 टाइम्स स्मॉलर करंट। यहाँ पे करंट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास आएगा दैट इज माइक्रो एम्पेयर्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हमारे पास ये हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमारे पास करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर है। इनिशियली हमारे पास जो है ग्राफ एक्चुअली थोड़ा सा मॉडिफाई जो है वो कर लीजिएगा, ग्राफ हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है कि स्टार्ट पे ही करंट जो है वो सैचुरेट हो जाता है, और जितनी उसकी वैल्यू लेट से यहाँ पे वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पेयर, तो ये 10 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो करता रहेगा, वोल्टेज की वैल्यू आप जैसे मर्जी इंक्रीज करें। एक पर्टिकुलर सिचुएशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके करंट जो है वो रैपिडली मूव करता है इन्फिनिटी की तरफ। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को नाम दिया जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड का नाम दिया जाता है, या उसको कट ऑफ वोल्टेज का नाम दिया जाता है। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद हमारे पास क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद डायोड का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता है। उससे पहले पहले जो है हमारे पास करंट नेग्लिजिबल अमाउंट या माइक्रो एम्पेयर्स वाला फ्लो कर रहा होता है। आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से पीएन जंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जाती है। अब अगर रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका रिलेशन भी मैथमेटिकली वी विल से इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, और अगर हम रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस के ऑर्डर की बात करें तो याद रखिएगा रिवर्स बाइस में जो पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन इज दैट प्रोसेस जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं इनटू डायरेक्ट करंट। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। अगर इसके अपोजिट सोचा जाए तो इसके अपोजिट हमारे पास फिनोमिना होगा कन्वर्जन ऑफ डीसी इंटू एसी। तो याद रखिएगा नाम की हद तक कन्वर्जन ऑफ डीसी इंटू एसी जो है उस प्रोसेस का नाम हम रखते हैं इन्वर्जन, और जो
डिवाइस जो है, जो ब्लैक बॉक्स इन्वर्जन का काम करेगा, उसको हम नाम देंगे इन्वर्टर का। बहरहाल यहाँ पे हमने रेक्टिफिकेशन डिस्कस करनी है, तो याद रखिएगा रेक्टिफिकेशन के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करेंगे, और पीएन जंक्शन डायोड जब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होगा तो हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड इज बिहेविंग एज अ रेक्टिफायर। अब टाइप्स ऑफ अगर रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे कोर्स के अंदर जो टाइप्स डिस्कस की गई हैं उनमें हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जैसा कि नाम ही काफ़ी है कि इसमें क्या होगा, ओनली वन हाफ ऑफ द एसी जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू डीसी। अब एसी के दोनों हाफ्स में से वो कोई भी हाफ हो सकता है, वो पॉजिटिव हाफ भी हो सकता है, वो नेगेटिव हाफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के डायोड को हमने सर्किट में कैसे कनेक्ट किया है। अभी देखते हैं इसको भी डिटेल में। इसके पैरेलल में हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होगा, दोनों हाफ्स जो हैं एसी के वो डीसी में कन्वर्ट होंगे। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी हाफ जो है वो रेक्टिफाई होता है और आउटपुट में हमारे पास इनपुट के एक साइकिल के करस्पॉन्डिंग एक हाफ जो है वो आ रहा होगा, दूसरे वाला हाफ जो है वो ब्लॉक हो रहा होगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में हम बात करें आउटपुट पे आने वाली जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है, उस वाली आउटपुट की अगर आरएमएस वोल्टेज की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसकी आरएमएस वोल्टेज हमारे पास फाइनल जो बनती है दैट इज V0/2। अगर हम एसी की बात करें तो एसी की नॉर्मली जो हम जो चैप्टर 16 में पढ़ते हैं आरएमएस वोल्टेज, वो आरएमएस का फॉर्मूला होता है V0/√2। याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आरएमएस वैल्यू आती है उस आरएमएस वैल्यू में बटे में √2 नहीं होता, वो बटे में सिंपली 2 होता है, और उसको निकालने का, उसको मालूम करने का जो मेथड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम सिमिलरली आरएमएस वोल्टेज की तरह आरएमएस करंट की बात करें तो आरएमएस करंट भी हमारे पास उसी तरह से I0/2 होगा, जबकि I0 क्या होगा, इट विल बी द पीक करंट, और I0 की वैल्यू जो है वो सिंपली बराबर होगी V0 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आउटपुट पे जो रिपल आ रही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, या पल्सेटिंग जो डीसी आउटपुट आ रही होती है, उस आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में वो टाइम पीरियड एग्जैक्टली बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ इनपुट एसी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए सिमिलरली तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट रिपल जो है वो इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। जी, तो अगर स्टूडेंट्स हम हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट रिपल जो है उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो याद रखिएगा वो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो सेम ही होंगे एज दैट ऑफ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले डायोड के केस में ये जो कनेक्शन मैंने किया है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हाफ जो है वो यहाँ पे रेक्टिफाई होके आउटपुट पे अपीयर हो रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ जो है उसमें क्या होगा, नेगेटिव हाफ में डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है। तो नेगेटिव हाफ में डायोड ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, तो ओपन सर्किट में हमारे पास नेगेटिव हाफ यहाँ पे क्या है, ब्लॉक हो जाता है, नेगेटिव हाफ आउटपुट पे अपीयर नहीं होता। तो अगर हम यही वाली आरएमएस वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करने का वो मेथड यहाँ से देखना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात, जैसे हम एसी में क्या करते हैं, आल्टरनेटिंग जो हमारे पास एसी की वेवफॉर्म होती है आल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, उसमें हम एक वेवफॉर्म के लिए 4 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, पॉजिटिव पीक पॉइंट, देन हमारे पास जीरो क्रॉसिंग पॉइंट और नेगेटिव पीक पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आरएमएस वैल्यू लेते हैं। आरएमएस वैल्यू में हम सबसे पहले इन चारों वैल्यूज का स्क्वायर लेते हैं, फिर इनका मीन लेते हैं और देन उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पे अगर आउटपुट पे बात करें तो आउटपुट पे हमारे पास क्या है, इस वाले पॉइंट के बाद दोबारा से पॉजिटिव हाफ स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 1 वेव कंप्लीट होती है। इस एक वेव के अंदर अगर आरएमएस वैल्यू हमें चाहिए तो उसी तरह से हम 4 पॉइंट्स लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये पॉजिटिव पीक वाला पॉइंट, देन 0 वाला, ये वाला पॉइंट 0, और यहाँ पे क्या है, चूंकि नेगेटिव हाफ मौजूद नहीं है, नेगेटिव हाफ क्लिप हो गया, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो दैट इज वाई यहाँ पे हम 0 वैल्यू पुट करके जब आरएमएस निकालते हैं तो ये आरएमएस एसी की आरएमएस से डिफरेंट आती है। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में चंद एक की पॉइंट्स थे।
अब हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में दो चार सर्किट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस सर्किट को देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है और डायोड का कनेक्शन जो है वो नॉर्मल जो प्रीवियस वाला सर्किट था उससे अपोजिट है। तो अगर यहाँ पे हमें पूछ ले आउटपुट पे वोल्टेज क्या अपीयर होगी, तो होगा क्या यहाँ पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ हमारे पास क्या है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ के दौरान में डायोड का मॉड हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स बाइस, क्योंकि डायोड की जो एन साइड है दैट एन साइड इज कनेक्टेड विद द हाई पोटेंशियल। तो अगर एन साइड हाई पोटेंशियल से हो तो डायोड का मॉड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, और डायोड जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है एज ओपन सर्किट। अब अगर मैं नेगेटिव हाफ की बात करूं तो नेगेटिव हाफ में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी लाइक दिस। इस नेगेटिव हाफ में डायोड जो है उसका एन टर्मिनल जो है दैट इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल। तो डायोड किस मोड में चला जाएगा, फॉरवर्ड बाइस मोड में। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगा सर्किट में, और जब आउटपुट पे मैं रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज देखूंगा तो फर्स्ट वाले हाफ में आउटपुट जो है वो जीरो रहेगी, सेकेंड वाले हाफ जो है वो एज इट इज यहाँ पे हमारे पास अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास इस सर्किट में आउटपुट आएगी, आउटपुट में हमारे पास नेगेटिव हाफ ऑफ एसी आएगा। बहरहाल वो डीसी ही कहलाएगा, क्योंकि ये वाला करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है रजिस्टर में वो करंट जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हाफ की बजाय नेगेटिव हाफ आउटपुट पे आ जाएगा। इस सर्किट में अगर देखा जाए तो इस वाले सर्किट में अगर हम आउटपुट एनालाइज करना चाहें तो वंस अगेन एसी के एक साइकिल के लिए बात कर लेते हैं। एक साइकिल में हमारे पास अगर पॉजिटिव साइकिल में लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव की वजह से ये वाला डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि इसका पी जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दिस इज पॉजिटिव। और ये वाला डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि इस डायोड का जो एन साइड है दैट इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल टर्मिनल। तो सर्किट में करंट जब यहाँ से बैटरी से इस वाले सोर्स से फ्लो करेगा तो ये सर्किट में करंट इस वाले डायोड के थ्रू इस रजिस्टर में से पास कर जाएगा। यूं हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है इस सर्किट में से गुजर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ऊपर वाला डायोड अब चला जाएगा रिवर्स बाइस मोड में। अब अगर हम सोर्स से करंट की बात करें तो सोर्स से करंट अब कन्वेंशनल करंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता करता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस वाले पाथ में से करंट फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई की तरफ मूव करेगा। तो दोनों हाफ्स में यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो तो कर रहा है, लेकिन अगर हम इस वाले सर्किट में आउटपुट पे एनालाइज करें तो दोनों हाफ्स में करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आएगी वो टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे आएगी। पॉजिटिव हाफ भी पास करेगा, नेगेटिव हाफ भी पास करेगा, लेकिन रजिस्टर में चूंकि डायरेक्शन दोनों हाफ्स में अपोजिट आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास डीसी नहीं आएगा, बल्कि इस केस में आउटपुट में हमारे पास एसी ही आएगा। तो याद रखिएगा हमारे पास अगर डायोड्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो डीसी नहीं होगी बल्कि वो एसी ही आएगी। इस तरह के सर्किट्स या अगर 3 डायोड्स भी लगे हों पैरेलल में, 4 लगे हों, तो हम एनालाइज कर सकते हैं सिंपली एक साइकिल ऑफ एसी के करस्पॉन्डिंग। हमने जो है करंट की डायरेक्शन को देखना है आउटपुट रजिस्टर में। अगर करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो एसी आएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वो डीसी आएगा। सिमिलरली इस वाले सर्किट को एनालाइज किया जा सकता है। इस वाले सर्किट में अगर हम देखें तो इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास जो इनपुट है वो शिफ्टेड इनपुट है, मतलब वो जीरो से स्टार्ट हो गए पॉजिटिव साइड पे नहीं बढ़ रही, ये इनपुट स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पीक से। अब इनपुट नेगेटिव पीक से अगर स्टार्ट हो रही है इसका मतलब है इस वाले रेड वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर साइकिल ऑफ एसी में क्या होगा, पोलैरिटी हमारे पास ये टर्मिनल जो है दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग डायोड का मॉड क्या हो जाएगा, डायोड का मॉड रिवर्स बाइस हो जाएगा, डायोड कंडक्शन इस वाले क्वार्टर के लिए नहीं करेगा। उसके बाद जब ये वाला पॉजिटिव हाफ आएगा तो इस पॉजिटिव हाफ में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में अब ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव,
पोटेंशियल पे आएगा, नीचे वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगा। तो इस हाफ में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस मोड में चला जाएगा, ये वाला हाफ एज इट इज पास करेगा। फिर से जब इस वाले नेगेटिव क्वार्टर की बात करेंगे तो इस वाले ग्रीन वाले हाफ में करंट हमारे पास रजिस्टर में से फ्लो कर गया। उसके बाद फिर से जब हम इस नेगेटिव क्वार्टर की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में फिर डायोड जो है ब्लॉकेज मोड में चला जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट हमारे पास जो है पहले क्वार्टर में नहीं आएगी, फिर हाफ साइकिल के लिए आएगी और फिर अगले क्वार्टर के लिए नहीं आएगी। तो अगर आउटपुट की मैं वेव फॉर्म प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट की वेव फॉर्म, ये पहला क्वार्टर मिस हो गया, फर्स्ट क्वार्टर ब्लॉक हो गया, फिर हाफ साइकिल आया, फिर अगला क्वार्टर जो है मेरे पास ब्लॉक हो गया। और अगर इसी आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ मैं टाइम वैल्यू एनालाइज करना चाहूँ तो 0 से लेकर t/4 तक आउटपुट 0 है, t/4 से लेकर 3t/4 तक आउटपुट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, और 3t/4 से कैपिटल T तक फिर क्या है मेरे पास आउटपुट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स MCQ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ टाइम भी पूछ सकता है कि कितने टाइम के लिए आउटपुट 0 है, कितने के लिए नॉन जीरो है। तो ये मेरे पास आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात की जाए तो उसी तरीके से वहां पे हमने क्या कहा था, हाफ साइकिल ऑफ AC जो है पास करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट्स क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दोनों हाफ्स जो हैं वो DC में कन्वर्ट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे पास जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जो मेरे पास मौजूद है, इसमें ग्रीन वाले डायोड्स जो हैं वो कंडक्ट करेंगे, मतलब D1 ये वाला डायोड और ये वाला डायोड जो है ये दोनों कंडक्ट करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में बात की जाए तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरे पास जो दूसरे वाले दो डायोड्स हैं वो वाले दोनों डायोड्स कंडक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं, उनमें किसी भी हाफ साइकिल के दौरान में दो आमने सामने वाले डायोड्स जो हैं वो कंडक्शन करते हैं, बाकी दोनों जो हैं वो रिवर्स बाइस मोड में होते हैं। चाहे पॉजिटिव हाफ की बात की जाए चाहे नेगेटिव हाफ की बात की जाए, दोनों हाफ्स जो हैं उनमें दो डायोड्स कंडक्ट करेंगे, दो डायोड्स ब्लॉक करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप इस वाले रजिस्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो यू कैन वेरी वेल सी कि दोनों हाफ्स में चाहे पॉजिटिव हाफ ऑफ AC हो चाहे नेगेटिव हाफ ऑफ AC हो, दोनों हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन उस रजिस्टर में से सेम रह रही है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है हमारे पास आउटपुट पे जो करंट आ रहा है दैट करंट इज DC करंट, वो हमारे पास AC नहीं है। अब इसके बारे में चंद एक की पॉइंट्स फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आउटपुट पे जो रिपल आती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC। और टाइम पीरियड जो है, अगर आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड की बात की जाए तो वो टाइम पीरियड जो है वो हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट AC। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर RMS वोल्टेज की बात की जाए तो इसको जो है कैलकुलेट करने का मेथड वही है जो प्रीवियसली था, लेकिन यहाँ पे क्या आती है हमारे पास RMS आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास RMS आउटपुट जो है वो वही आती है जो हमारे पास AC के लिए था। AC के लिए भी RMS का फॉर्मूला V0/2 था, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी यही फॉर्मूला है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये फॉर्मूला जरा डिफरेंट था, बटे में स्क्वायर रूट नहीं था। सिमिलरली करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर आउटपुट ऑफ फुल ब्रिज रेक्टिफायर की बात की जाए तो इट इज पल्सेटिंग DC। इसको अगर स्मूथ DC में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं फिल्टर सर्किट। और याद रखिएगा उस फिल्टर सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन टाइप MCQ है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। कहता है नंबर ऑफ डायोड्स फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। अब ये हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है, जस्ट MCQs के लिए याद करते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर से को यूज करके करवानी हो तो हमें डायोड्स जो रिक्वायर होते हैं उनकी तादाद सिर्फ 2 है। लेकिन हमारे कोर्स में जो डिस्कस किया है वो है नंबर ऑफ डायोड्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर से हम करते हैं। हमारे कोर्स में चूंकि ब्रिज रेक्टिफायर है तो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में याद रखिएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे, उनकी तादाद 4 होगी। नेक्स्ट MCQs डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द मॉड्स एंड जो हमने रेक्टिफिकेशन की जो टाइप्स पढ़ी हैं। कहता है विच टाइप ऑफ बाइसिंग द फॉलोइंग डायोड हैज।
तो यहाँ पे अगर हम देखें डायोड का जो पी टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है, एन टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियसली ये डायोड का कौन सा मोड बनेगा, दिस विल बी फॉरवर्ड मोड। नेक्स्ट अगर देखा जाए, कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज हाफ इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज एफ, देन आफ्टर रेक्टिफिकेशन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट रिपल जो है वो सेम होती है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास एफ ही रहेगा। हाँ अलबत्ता अगर हमारे पास यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर होता फिर हमारे पास आंसर यहाँ पे बीटा सही होना था, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अब स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, इट इज बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जिसका सर्किट जो है वो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। अब इसका इंटीग्रेटेड सर्किट से मुराद है ऐसा सर्किट जो कि हमारे पास किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए और जस्ट हमें उस वाले सर्किट की आउटपुट पे पिंस प्रोवाइड कर दी जाएं और उन पिंस का कोई ना कोई पर्टिकुलर रोल हो, हमने डायरेक्ट क्या करना हो, वो पिंस को यूज करना हो और उस वाले डिवाइस से जो भी हमने उस डिवाइस से पर्पस अचीव करना है वो कर लें। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट पे मुश्तमिल होता है और इट इज एन एम्पलीफायर इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। इसका जो सर्किट है वो एक सिलिकॉन चिप के ऊपर इंटीग्रेट किया जाता है एंड इनक्लोज इन अ कैप्सूल। दैट कैप्सूल इज वंस अगेन द ब्लैक बॉडी। दिस ब्लैक बॉक्स के अंदर हमारे पास, नॉट ब्लैक बॉडी एक्चुअली, दैट ब्लैक बॉक्स, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर हमारे पास वो सर्किट पैस्ड होगा। हमें जो है उस सर्किट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, हमने सिर्फ उस डिवाइस को आउटपुट पे जो भी उसकी पिंस हैं उन पिंस के पर्टिकुलर जो रोल्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली हमने डायरेक्ट उस वाले डिवाइस को यूज करना है। दैट इज वेरी सिंपल। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया है, उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आईसी है दैट इज आईसी 741, ये उसका मॉडल नंबर है आईसी 741। इस आईसी 741 की स्टूडेंट्स 8 पिंस होती हैं। मेरे पास यहाँ पे उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है। दिस इज अ ब्लैक बॉक्स जिसकी 8 पिंस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा हर आईसी के ऊपर एक स्मॉल कैप्सूल मार्क होता है या एक छोटा सा डॉट बना होता है। हमने उस आईसी की जो पिंस हैं उनकी नंबरिंग करना होती है फ्रॉम दैट कैप्सूल साइड या दैट डॉट साइड। अब नंबरिंग करने का मेथड क्या होता है, हमारे पास जो आईसी है उसको हम अपने सामने रखेंगे, उसकी जो कैप्सूल वाली साइड है उस कैप्सूल वाली साइड से पिंस को नंबर देना शुरू कर देंगे और किस डायरेक्शन में नंबरिंग करनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं पिंस को नंबर करूंगा तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यूं मेरे पास 8 पिंस के नंबर्स मैंने असाइन कर दिए। अब हर पिन का पर्टिकुलर रोल है। अगर मैं 2 वाली पिन और 3 वाली पिन देखूं तो ये दोनों पिन जो हैं इनपुट पिन्स हैं। इनमें 2 वाली पिन जो है इन्वर्टिंग इनपुट कहलाती है, 3 वाली पिन जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहलाती है। सिमिलरली अगर 6 वाली पिन देखी जाए तो 6 वाली पिन जो है वो आउटपुट पिन है, यहां से हम आउटपुट मेजर किया करेंगे। पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 जो है ये प्लस माइनस वीसीसी जो कि बाइसिंग वोल्टेजेस होंगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ये उन वाली बाइसिंग वोल्टेजेस की पिन्स हैं। बाकी हमारे पास 1 और 5 जो हैं ऑफसेट नल पिन्स कहलाती हैं और 8 वाली पिन जो है दैट इज एनसी। एनसी स्टैंड्स फॉर नॉट कनेक्टेड। तो स्टूडेंट्स यूं हमारे पास जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये 8 पिन्स और इनके जो है वो नाम और इनके पर्टिकुलर रोल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमने जो याद करने हैं पर्टिकुलरली वो है 2 3 6 और हमारे पास 4 और 7 जो पिन है, इन 5 पिन्स का जो है हमें रोल एटलीस्ट पता होना चाहिए। 2 वाली पिन इन्वर्टिंग इनपुट, 3 वाली पिन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 6 वाली जो है वो आउटपुट और 7 और 4 क्या है, प्लस माइनस वीसीसी वाली पिन्स हैं। अब अगर इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सिंबलाइज किया जाए तो सिंबल इसका जो है वो जस्ट लाइक डायोड की तरह ही है। लेकिन डायोड में क्या था, यहाँ पे हमारे पास बार आती थी, यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बार नहीं है। सो यहाँ पे 2 और 3 क्या है मेरे पास, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन्स आ गई। दिस इज द आउटपुट पिन और ये मेरे पास क्या है, बाइसिंग पिन्स आ गई 4 और 7। नेक्स्ट मेरे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए
देर आर सो मैनी करेक्टरिस्टिक्स, इनमें से 3 हमारी बुक में मौजूद हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स। अब इनपुट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग पिन एंड द नॉन इन्वर्टिंग पिन इनसाइड द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मेंशन करना चाहूँ इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये मेरे पास इन्वर्टिंग पिन है, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग, इनके दरमियान जो अंदर मौजूद होगी रेजिस्टेंस that will be named as input resistance of operational amplifier। और चूंकि input resistance of operational amplifier की वैल्यू मेगा ओहम्स की रेंज में होती है, इसका इफेक्ट क्या होता है फिर जब हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सर्किट्स में यूज करते हैं? इसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास करंट जो 2 वाली पिन से 3 की तरफ फ्लो करेगा या करंट जो 3 से 2 की तरफ फ्लो करेगा वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो जीरो होता है या नेग्लिजिबल कह लें। ये हमारे पास करंट जो है 2 से 3 या 3 से 2 की तरफ जाने वाला करंट है। क्यों? वजह बड़ी सिंपल है, बिकॉज इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज। जितनी रेजिस्टेंस लार्ज होएगी करंट उतना क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। नेक्स्ट अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस होती है आउटपुट वाले टर्मिनल, और जी यहाँ पे जी स्टैंड्स फॉर ग्राउंड टर्मिनल। तो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसको आउटपुट रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसकी वैल्यू टिपिकली फ्यू ओहम्स में होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ओपन लूप गेन। ए फॉर एम्पलीफिकेशन फैक्टर कह लें या गेन कह लें, ओ एल स्टैंड्स फॉर ओपन लूप। तो ओपन लूप गेन बराबर होता है वी आउटपुट ओवर नेट वी इनपुट। अब नेट वी इनपुट हमारे पास किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट्स दैट इज वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। अब टिपिकली याद रखिएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन है, इस ओपन लूप गेन की वैल्यू जो है वो वेरी लार्ज होती है और टिपिकली ये वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू रेज पावर 5 होती है। अब ये वैल्यू वेरी लार्ज होने की वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है, यहाँ पे ओपन लूप गेन का जो डिनोमिनेटर है दैट इज वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, इसकी वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल होती है। जब इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल आएगी हमारे पास तो ऑटोमेटिकली ओपन लूप गेन जो है इट विल बी वेरी वेरी लार्ज, और वी कैन सी उसकी वैल्यू 10 टू रेज पावर 5 के ऑर्डर की होती है। नेक्स्ट अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यूजेस की बात की जाए तो हमारे टेक्स्ट के अंदर हमारी बुक में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यूजेस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर डिस्कस किया गया है। देन इसको कंपैरेटर और नाइट स्विच के तौर पे हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे ट्रांजिस्टर जो है उसको सर्किट के अंदर कनेक्ट करने की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अगर हम अपनी बुक में बात करें तो ट्रांजिस्टर को डिस्कस किया गया है एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। इसी तरह से हमने बाकी अगर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर भी होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी होती है एम्पलीफायर की ट्रांजिस्टर की, और हमारे पास सिमिलरली उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। इसमें बेसिकली कनेक्शन ऑफ द सर्किट जो है वो डिफरेंट होता है तीनों कॉन्फ़िगरेशन में। जस्ट लाइक दैट हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर हम जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला बिहेवियर स्टडी करेंगे, उस बिहेवियर में जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन याद रखिएगा जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है दैट इज नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब इस नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है ये भी अभी देख लेते हैं जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे कब बिहेव करेगा? दिस इज द सर्किट डायग्राम। मेरे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इन्वर्टिंग पिन के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस R1 लगा दी और दूसरी रेजिस्टेंस लगा दी R2। इस R2 रेजिस्टेंस को अगर देखा जाए तो ये इन्वर्टिंग पिन और आउटपुट पिन को कनेक्ट कर रही है एक्सटर्नली, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाहर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, अंदर वाले सर्किट की बात हम नहीं कर रहे। इस रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है RF, दैट इज फीडबैक रेजिस्टेंस। और ये वाली जो रेजिस्टेंस R1 है इसको हम नाम देंगे अपनी आसानी के लिए R कनेक्टेड विद इन्वर्टिंग पिन। और कौन से वाली R? वो वाली R जिस R में से करंट जो है वो नॉन जीरो है, मतलब इस रेजिस्टेंस में से करंट पास करेगा। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सिंपली R इन लिख देता
तो कन्फ्यूजन ये होनी थी कि शायद आर इन जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर हमने डिस्कस की थी यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, ये आर इन शायद वो वाली है। तो याद रखिएगा ये वाली R2 को हम फीडबैक रेजिस्टेंस बोला करेंगे, और R1 जो है इट इज आर कनेक्टेड विद इन्वर्टिंग पिन जिसमें से करंट पास कर रहा है, या यूं कह लें आर कनेक्टेड विद इन्वर्टिंग पिन एक्सटर्नली, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस तो इंटरनली प्रेजेंट थी। और एक और चीज याद रखिएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की पहचान क्या है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो इन्वर्टिंग पिन को दिया जाता है थ्रू अ रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे R1 है। अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब भी सुन लीजिएगा। चूंकि हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्टिंग पिन और आउटपुट के दरमियान में मौजूद है, तो इसी वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम भी क्या है, नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज फीडबैक रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव वाली इनपुट या इन्वर्टिंग इनपुट। सो अब अगर हम बात करें इस वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में रेजिस्टेंस R1 में से करंट की, तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस R1 का करंट बराबर होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V इनपुट। ये वाला टर्मिनल जो है इसका पोटेंशियल क्या है, दिस टर्मिनल इज एट पोटेंशियल V इनपुट। और अगर इस टर्मिनल की बात की जाए तो ये वाले टर्मिनल का पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड हमारे पास इसका पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, दैट विल बी 0 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव वाला या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने 0 वोल्ट या ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन हम याद करेंगे, I1 का एक्सप्रेशन याद करेंगे। और सिमिलरली अगर I2 की बात की जाए तो I2 हमारे पास आएगी उस वाली रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उस रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो एमसीक्यूज के अंदर हमें इनपुट वोल्टेज की वैल्यू प्रोवाइड करके, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू प्रोवाइड करके I1 या I2 करंट में से कोई भी करंट पूछ सकता है। अब अगर I1 और I2 करंट की बात की जाए तो चूंकि करंट इन्वर्टिंग से नॉन इन्वर्टिंग की तरफ फ्लो नहीं करना, ना ही नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग की तरफ फ्लो करना है, ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस चूंकि मेगा ओम्स की रेंज में होती है, इस वजह से I2 to 3 या I3 to 2 इसकी वैल्यू 0 होनी है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ से अंदर करंट फ्लो नहीं करना इस साइड पे, तो इसका मतलब है यहाँ I1 जो भी करंट आएगा वो सारे का सारा जो है करंट R2 की तरफ मूव करेगा, R2 में से पास करेगा। सो आई कैन राइट के I1 और I2 बराबर होंगे। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर जो है मुझे लेट्स से न्यूमेरिकल के अंदर R2 की वैल्यू देके V आउटपुट और V इनपुट की वैल्यूज दे दे, R1 की वैल्यू ना प्रोवाइड करे और मुझसे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, तो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर I1 निकालना है तो R1 की वैल्यू जो है वो मुझे चाहिए। बट अगर उसने क्वेश्चन में R1 की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो R2 की वैल्यू उसने प्रोवाइड की है, तो मैं सिंपली इस वाले फॉर्मूले से I2 की वैल्यू निकालूंगा। जो भी I2 की वैल्यू आएगी वो चूंकि I1 के बराबर ही है, सो मैं यूं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लूंगा I1 या I2 में से किसी की भी वैल्यू। नेक्स्ट अगर क्लोज लूप गेन की बात की जाए, चूंकि यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, जब फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी जाए तो तब जो गेन आता है दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप गेन। उसका जो एक्सप्रेशन फाइनल आता है दैट इज -R2 ओवर R1, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -R फीडबैक डिवाइडेड बाय R दैट इज कनेक्टेड विद इन्वर्टिंग पिन, और कौन से वाली R जिसमें से करंट जो है वो नॉन जीरो है, मतलब करंट पास कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन को मैथमेटिकली हम बाय डेफिनेशन यूं भी लिख सकते हैं, गेन किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू V आउटपुट ओवर V इनपुट। सो V आउटपुट ओवर V इनपुट को हम बराबर कर देंगे R2 ओवर R1 के। तो यूं जब हमारे पास आउटपुट इनपुट R2 और R1 इन चारों में से कोई 3 पैरामीटर्स दे दे तो चौथे वाला पैरामीटर इस वाले फॉर्मूले से हम मालूम कर लिया करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया करेंगे। ये नेगेटिव साइन जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 180 डिग्री। ये यहाँ पे मेंशन भी कर दिया।
गेन का जो फॉर्मूला है दैट इज सेइंग के गेन इज इक्वल्स टू माइनस R2 ओवर R1। अब R2 भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, R1 भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है क्लोज लूप गेन जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। इट हैज नथिंग टू डू कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सेकंड थिंग कि नेगेटिव साइन किसको शो करता है, इट शोज 180 डिग्री फेज डिफरेंस। ये मैं ऑलरेडी भी बता चुका। तो ये हमारे पास आ गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर सिर्फ छोटा सा एक डिफरेंस आएगा प्रीवियस वाले सर्किट से। प्रीवियस सर्किट में इनपुट यहाँ पे हमने कनेक्ट की थी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग में हमारे पास जो इनपुट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है विद नॉन इन्वर्टिंग पिन। तो इसी बेस पे इसका नाम भी हम रखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर इनपुट इन्वर्टिंग पिन के साथ है तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर नॉन इन्वर्टिंग के साथ है तो दैट विल बी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे भी R2 को फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे, R1 इज दैट रेजिस्टेंस जिसमें से करंट पास होगा। अब इसके अंदर चंद एक चीजें देख लेते हैं की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट I1 का एक्सप्रेशन जो है उसी तरह से अगर हम लिखना चाहें दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ये करंट स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं I1, तो I1 किसके बराबर होगा, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इसके दोनों टर्मिनल्स देखूं, इसका एक टर्मिनल मेरे पास कनेक्टेड है 0 वोल्ट पे, ये वाला टर्मिनल मेरे पास है 0 वोल्ट पे, और ये वाला टर्मिनल अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल कि ये वाला टर्मिनल उसी पोटेंशियल पे होगा जिस पोटेंशियल पे मेरे पास ये वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। सो चूंकि V नेगेटिव और V पॉजिटिव अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी V इनपुट। सो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये मेरे पास करंट आ जाएगा। और अगर I2 का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, I2 इज इक्वल्स टू इस रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट जो है दैट विल बी इक्वल्स टू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका एक टर्मिनल V इनपुट के साथ है, दूसरा टर्मिनल इसका क्या है, V आउटपुट के साथ है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V इन माइनस V आउट ओवर R2। चूंकि यहाँ पे हमारे पास V इन्वर्टिंग और V नॉन इन्वर्टिंग जो है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं है, यहाँ पे आएगा V इनपुट। ये मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, ये वही वाला पॉइंट है जो प्रीवियसली डिस्कस किया था। चूंकि I2 से 3 या I फ्रॉम 3 to 2 टर्मिनल जो है वो फ्लो नहीं करना, अगर ये करंट 0 होना है, दिस इज बिकॉज के वंस अगेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इंटरनल रेजिस्टेंस इनपुट जो है वो मेगा ओहम्स की रेंज में होती है। तो इसका मतलब हमारे पास I1 और I2 बराबर होंगे। तो वंस अगेन उसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे भी पूछी जा सकती है। I1 और I2 के पैरामीटर्स में से कोई दो पैरामीटर्स देके I1 की वैल्यू या I2 की वैल्यू जो है हमसे मैथमेटिकली पूछी जा सकती है न्यूमेरिकल टाइप MCQ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, इट इज 1 प्लस R2 ओवर R1। अब R2 बेसिकली फीडबैक रेजिस्टेंस है, R1 क्या है, R1 इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद इन्वर्टिंग पिन, और कौन से वाली रेजिस्टेंस जिसमें से करंट पास हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर वो सर्किट डायाग्राम जो है वो पेपर के अंदर आपको MCQ के अंदर सर्किट डायाग्राम में यहाँ पे R1 लिख दे और यहाँ पे R2 लिख दे और आपको इनकी वैल्यूज भी दे दे और आपसे कहे गेन की वैल्यू मालूम करें, यहाँ पे लेट्स से इसकी वैल्यू 10 किलो ओम है, इसकी वैल्यू लेट्स से अज्यूम मेरे पास है 5 किलो ओम, और हमसे कहता है जी गेन की वैल्यू मालूम करें। तो अगर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस R2 ओवर R1 वाला, तो यहां से फिर इस केस में आंसर हमारे पास गलत आएगा, क्योंकि अब फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो R1 उसने लेबल की हुई है। तो यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे, गेन का फॉर्मूला अब बन जाएगा 1 प्लस R फीडबैक क्या है, इट इज R1 ओवर R कनेक्टेड विद इन्वर्टिंग पिन जिसमें से करंट पास कर रहा है दैट इज R2। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सही आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर गेन का फॉर्मूला उसी तरह से आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग और गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिलेशन। मतलब अगर MCQ के अंदर हमें पूछ ले कि R1 और R2 जो है वो सेम रेजिस्टेंसेस मैं यूज कर रहा हूँ, पहले मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट बनाता हूँ एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फिर मैं बनाता हूँ सर्किट एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अगर हमसे पूछ ले
कि गेन की वैल्यू जो है वो किस केस में ज़्यादा होगी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में गेन हमेशा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन से की वैल्यू से 1 जो है वो अमाउंट ज़्यादा होता है। अगर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का गेन 10 है तो नॉन इन्वर्टिंग का गेन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास वंस अगेन यहाँ पे भी गेन का फॉर्मूला इज क्लियरली सेइंग दैट के गेन इज only dependent on the externally connected resistances. It has nothing to do with the what is happening inside the operational amplifier. अब चंद एक MCQs डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट MCQ is the gain of an inverting amplifier is found to be 10. The for the same value of R1 and R2 the gain of non inverting, ये अभी हमने डिस्कस किया, तो नॉन इन्वर्टिंग का गेन एक अमाउंट से ज्यादा होगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ R1 इज इन्फिनिटी R2 इज 0 देन द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. स्टूडेंट्स, नॉन इन्वर्टिंग का गेन क्या था, इट वाज 1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 0 है, R1 की वैल्यू इन्फिनिटी. अब एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास हो जाएगा 0, तो हमारे पास गेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 1. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द क्लोज लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिपेंड. दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में हमने एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखा कि गेन सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. तो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. फॉर फर्दर प्रैक्टिस प्लीज कंसल्ट स्टेप प्रैक्टिस बुक.